देखो चैप्टर 5 है आपका ISLM। ISLM ना एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है, इंडिया में ना दो टाइप का मार्केट काम करता है, एक तो गुड्स मार्केट और एक है तुम्हारा मनी मार्केट। गुड्स मार्केट बात करता है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और मनी मार्केट बात करता है मनी का कितना डिमांड है और मनी का कितना सप्लाई है। गुड्स मार्केट जनरली तुम्हारा GDP, इनकम, इनके बारे में बात करता है, जबकि मनी मार्केट इंडिया में पैसे का कितना डिमांड है, पैसे का कितना सप्लाई है, इन्हीं का बात करता है। सबसे पहले इंडिया में पुराना टाइम में क्या होता था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो बोलते थे दोनों ये जो मार्केट है ना, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो लोग गुड्स मार्केट में खाली वो AD इक्वल टू AS यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या डिमांड एंड सप्लाई, बस उतना नॉर्मल बात करते थे। वो लोग बोलते थे इसका मनी मार्केट से कोई लिंक नहीं है, तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे। फिर आया JM केन्स बोला मनी मार्केट जो है ना वो गुड्स मार्केट को इफेक्ट करता है, लेकिन वो गुड्स मार्केट मनी मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालता है ये कभी नहीं बोला। यानी मनी मार्केट जो है वो गुड्स मार्केट पे इंपैक्ट करता है, ये बात वो बोला। मार्केट में मनी का डिमांड या मनी का सप्लाई बढ़े तो उससे गुड्स का सेलिंग एंड से और इंडिया का GDP यानी इनकम से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो ये कुछ नहीं बताया कि उल्टा क्या इफेक्ट होता है, कि गुड्स मार्केट का मनी मार्केट पे क्या इंपैक्ट है, इसके बारे में कोई बात नहीं किया। फिर आया एक और राइटर JR हिक्स 1937 में, वो बोला कि दोनों मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी वो ये बोला कि JM केन्स जो बोला है कि मनी मार्केट का गुड्स मार्केट के ऊपर इंपैक्ट है वो तो सही है, लेकिन गुड्स मार्केट का मनी मार्केट के ऊपर वो कुछ नहीं बोला, ये गलत बात है, ये भी इंपैक्ट है। और वही डेराइव किया ISLM मॉडल। तो JM केन्स क्या बोला था, वो बोला मनी सप्लाई अगर बढ़ता है मार्केट में, वो कैसे बताया, JM केन्स कैसे बताया कि मनी मार्केट का गुड्स मार्केट पे इंपैक्ट है। वो बोला जब मनी का सप्लाई बाजार में बढ़ता है तो इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, आप बोलो। अगर बाजार में अचानक बहुत पैसा अवेलेबल हो जाए तो लोन मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा सर? कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा अवेलेबल है तो कोई उतना ब्याज देने को तैयार नहीं होगा, तो बैंकों को ब्याज गिराना पड़ेगा। जैसे ही बैंक में इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट सस्ता होते ही जितने भी प्रोड्यूसर है बोलेंगे और लोन ले लो, क्योंकि वो लोगों को सस्ता लोन मिल रहा है तो लोन लेंगे। कोई चीज जब बाजार में सस्ता होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट कम होगा यानी लोन सस्ता होगा, तो बाजार में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा ना। क्या आपने ये याद है जब आप लोग 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो अपने बोलते थे इनकम डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मनी मल्टीप्लायर का जो मॉडल था, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। यही बात, ये नहीं यानी मनी सप्लाई बाजार में जब बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है। यानी ये बात साबित हुआ कि मनी मार्केट का गुड्स मार्केट पे इंपैक्ट है, क्योंकि गुड्स मार्केट मतलब GDP और इनकम का बात करना। यहां तक क्लियर है? जी सर, एकदम। अब बोलता है मिस्टर JR हिक्स क्या बोला, JR हिक्स बोला कि JM केन्स जो बोला है वो आधा अधूरा बात है, वो पूरा नहीं है। वो एक नया मॉडल लेकर आया जिस मॉडल का नाम था ISLM मॉडल। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट और S का मतलब है सेविंग। ये सिर्फ गुड्स मार्केट में यानी प्रोडक्ट मार्केट में काम करता है। अब मनी मार्केट में LM का मॉडल है। L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मतलब मनी का डिमांड। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब मनी का डिमांड, और M का मतलब है मनी का सप्लाई। तो वो मनी मार्केट और गुड्स मार्केट को एक साथ लेकर आया। ये फिर वो एक्सप्लेन कैसे किया कि दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते। वो इसके लिए पहले दोनों मॉडल को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया। पहला मॉडल क्या है? IS मॉडल। अब एग्जाम में टॉपिक्स क्या पूछेगा इससे? आपको बोलेगा IS कर्व का मतलब बताओ या ISLM मॉडल का IS मॉडल का मतलब बताओ। हम लोग अभी IS मॉडल पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल।
एलएम नहीं पढ़ सर रहे यहाँ हैं। पर क्या डिराइव करने दे सकते हैं क्या हम लोग को? हाँ एग्जाम हम तुमको वही क्वेश्चन लिख के दिया है यहाँ पे क्या क्या पूछ सकते हैं। हम ये 6 पेज में ट्राई यही किया कि एग्जाम में लिखना क्या है, डायग्राम क्या बनाना है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, हम सब एक जगह चार्ट आउट करने का कोशिश की है। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया तो उतना साफ सुथरा और सुंदर नहीं बना पाया, बट ठीक आपके एग्जाम का काम निकल जाएगा। तो आईएएस कर्व नहीं, सॉरी एक्चुअली में आईएएस मॉडल समझाना है और आईएएस कर्व समझाना, बात एक ही हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आईएएस कर्व बना कैसे, वो डेराइव कैसे हुआ, वो एक्सप्लेन करो। और थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आईएएस कर्व शिफ्ट होता तो उसका शिफ्ट कैसे होगा और उसका कॉजेज क्या है। एक बात आप लोगों को अगर हम बचपन वाला याद दिलाएं, आप याद करो एक चीज, जब आप लोग एक डिमांड सप्लाई चैप्टर पढ़ते थे, याद है मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड पढ़ते थे। यस सर। मूवमेंट इन डिमांड क्या होता था बेटा, जब प्राइस के अप डाउन के कारण डिमांड अप डाउन होता था उसको मूवमेंट बोलते थे। हाँ सर। और जब अदर फैक्टर के कारण, मतलब प्राइस वही का वही रह जाए, प्राइस वही का वही रह जाए, बट मेरा इनकम बढ़ जा रहा है तो मेरा डिमांड बढ़ जा रहा है, अगर मेरा इनकम घट जा रहा है तो मेरा डिमांड घट जा रहा है, ये सब पढ़ते थे ना। जी सर। यानी प्राइस बिना बदले अदर फैक्टर के कारण डिमांड पे चेंज। बेटा यहां पर भी कुछ वैसा ही कहानी है, यहां पर भी कुछ वैसा ही कहानी है। मेन फैक्टर के कारण जब कोई चीज अप डाउन होता है उसको मूवमेंट बोलते हैं, और अदर फैक्टर के कारण जब कोई चीज अप डाउन होता है उसको शिफ्ट बोलते हैं। तो पहले हम लोग आईएएस कर्व पढ़ते हैं। तुम एग्जाम ना अपने ब्रेन में ना डिमांड वाला पॉइंट लेके चलना, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप जैसे याद करते थे वैसे याद करना, तुमको चीजें इजीली याद हो जाएगी। तो पहले आईएएस कर्व पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो वहां भी तो पढ़ता था कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, प्राइस ऊपर जाए तो, प्राइस नीचे जाए तो, वो सब पढ़ते थे। लॉ ऑफ डिमांड की तरह यहां पर पढ़ोगे तुम आईएएस कर्व, एक तरीके से आईएएस लॉ पढ़ लो, आईएएस मॉडल बोल लो। वैसे ही फिर एलएम पढ़ेंगे और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो देखो आईएएस कर्व क्या बोलता है, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम इन जीडीपी। यानी ये जीडीपी, तुम जीडीपी को यहां पे आउटपुट बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, इनकम बोल लो, तुम जो बोलना है वो बोल लो। जीडीपी का मतलब इनकम ही होता है, देश का इनकम, नेशनल इनकम। अब तुम आउटपुट मेथड से भी तो जीडीपी कैलकुलेट करते ही थे। याद करो जब एनआई चैप्टर पढ़ते थे वो टोटल आउटपुट मेथड पढ़ते थे, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। तो तुम उसको भी बोल लो, वो भी एक तरीके से जीडीपी बताता है। और देश का इन्वेस्टमेंट भी तो जीडीपी तो बताता है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो देश का इनकम बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये सारे जो फैक्टर है एक ही है। तुम एक बार इनकम या जीडीपी याद रखो, तुम्हारे लिए ज्यादा इजी होगा। तो तुम यहां पर ये पढ़ते हो बेटा कि इंटरेस्ट रेट के अप डाउन होने से जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर तुम बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट प्राइस है और जीडीपी गुड्स का डिमांड है, अगर तुम उसको डिमांड चैप्टर से कनेक्ट करके याद करना चाहो तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल। हाँ ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल है। सर कैसे इक्वल है, हम साबित करेगा अगले 5 मिनट में, जब आईएएस कर्व का डेरिवेशन सिखाएगा और एग्जाम में क्या लिख के आना वो भी सिखाएगा। अभी एग्जाम में क्या पूछेगा, बोलेगा आईएएस कर्व एक्सप्लेन करो, तो आप क्या लिखोगे, ये कॉम्बिनेशन बताता है इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम इन जीडीपी के बारे में, जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल है। इट इज अ स्लोप और इट स्लोप इज नेगेटिव। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जैसे डिमांड कर्व होता था, जो कि बताता है कि इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस हो तो देश का इनकम लेवल यानी जीडीपी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। और अदर फैक्टर क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट अप डाउन होगा बेटा, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। गवर्नमेंट वो सब तो जो भी सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। बात करेंगे 5 मिनट बाद, शिफ्ट जब बात करेंगे तब अदर फैक्टर का बात करेंगे। तो आपको यहां पे क्या बोला, आपका जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा इंटरेस्ट रेट से, नेगेटिवली रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जीडीपी, इंटरेस्ट रेट अगर ये है, मान लो इंटरेस्ट रेट आई है तो तुम्हारा इनकम कितना है वाई। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो देख लो इनकम कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट घट जाए तो देख लो इनकम बढ़ जा रहे हैं। तो ये तुमको मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा इससे एकदम, तो इसीलिए तो यहाँ पे लिख दिया ना नेगेटिव रिलेशनशिप। तो देखो एग्जाम में क्या लिख के आना, पूरा बात लिख दिया कि ये क्या बताता है। हाँ यहाँ पर ये बात ध्यान बार बार याद कर लेना
इंटरेस्ट रेट और जीडीपी का बात करता है कहां पर, जहां इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है। ये बार बार ये इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग एक्स्ट्रा बात याद रख लेना, क्योंकि जब हम एलएम मॉडल बताएगा तब हम आपको यही लाइन दोबारा बोलेगा कि वो इंटरेस्ट रेट और जीडीपी का बात करता है, बट वहां पे हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग की जगह कोई और 2 वर्ड यूज करेगा। तो ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम इन जीडीपी का बात करता है जब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक दूसरे के इक्वल है। तो इंटरेस्ट रेट अगर गिरे तो देश का जीडीपी यानी इनकम लेवल बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा, और अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा। सो इन रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यही रिश्ता इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का भी होगा, क्योंकि अभी तो हम आपको बोला जीडीपी हो, इन्वेस्टमेंट हो, आउटपुट हो, इनकम हो, ये सब भाई भाई है, सब भाई भाई हैं। अब देखो ये डेराइव कैसे हुआ, और हम कैसे बोला था कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमेशा होगा। देखो एडी इक्वल टू एएस होता है, ये बात याद है, पढ़े थे जब इनकम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ते थे। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता था, कंजम्पशन प्लस सेविंग। देखो एग्रीगेट डिमांड किसका होता है, कंज्यूमर का ना। कंज्यूमर क्या करता है अपने पैसे से, तुम्हारी जेब में पैसा हो तो तुम क्या करोगे उसका, तुम्हारी जेब सर में खर्चा करेंगे और बचत करेंगे। हाँ, तो खर्चा और बचत, उड़ा देंगे सब। एक बात उड़ाएंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे ना। हम एक बार के लिए मान रहे हैं कि तुम्हारे देश में जो सेविंग करते हैं, बचत होता है ना, पूरा इन्वेस्ट हो जाता है। क्यों ये मान रहे हैं कि लोग तिजोरी में पैसा नहीं रखते, हालांकि रखते हैं सर, ये अजम्पशन है। हाँ बिल्कुल ये अजम्पशन है कि तुम जो कमाते हो वो या तो खर्च कर देते हो या कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो। तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है। एग्रीगेट सप्लाई, सप्लायर कौन होता है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के पास पैसा कहां से आता है, जो तुम कंजम्पशन में खर्चा करते हो वो उसकी जेब में आता है, क्योंकि तुम खर्चा करते हो तो उसको मिल जाता है वो पैसा। प्लस तुम जितना बैंकों में या एलआईसी में या रिलायंस के शेयर में यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में लगाते हो, वो पैसा भी उन्हीं को मिलता है ना, अल्टीमेटली कंपनीज को। पैसा तो बिजनेसमैन की जेब में ही जाता है ना। तुम जो बैंकों में रख देते हो तो बैंक लोन दे देता है उनको, तुम शेयर मार्केट में लगाते हो तो भी उन्हीं के पास पहुंचा। तुम अगर इंश्योरेंस करवा लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी लोन देती है कंपनियों को। तो बिजनेसमैन के पास पैसा आता है, वो हो गया तुम्हारा कंजम्पशन और तुम्हारा सेविंग। जबकि डिमांड होता है तुम्हारा कंजम्पशन और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। तो सी कट जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एस ना। एस। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, इसलिए ये बात हम यहां पे लिखा था कि यहां पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल। तो एग्जाम में आपको अगर आईएएस कर्व एक्सप्लेन करने आ जाए, आईएएस मॉडल क्या है वो बताने आ जाए, तो आप ये लाइनें लिखोगे, ये डायग्राम बना के आ जाओगे और ये बताओगे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये होगा, इंटरेस्ट घटेगा तो ये होगा, जीडीपी पे इम्पैक्ट। और जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये सब भाई भाई है, और आई इक्वल टू एस का नियम फॉलो होता है यहाँ पे। ठीक बात, एग्जाम में लिख पाओगे इतना आप। सेकंड क्वेश्चन आता है डेरिवेशन ऑफ आईएएस कर्व। ये आईएएस कर्व बनता कैसे है वो बताओ। तो देखो हम आपको यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पे नोट्स के लिए आपको हम बना दिया, या एक्सप्लेनेशन के लिए हम दोबारा बनाते हैं। मेरा एक गलती हो गई, हमको कॉपी में थोड़ा जगह रखना चाहिए था, जगह नहीं रखा। अगली बार से नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा, कॉपी में जगह रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तुमको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या बोलता है, देखो हम यहां ढंग से पहले बनाते हैं। ये डायग्राम तुमको बोलता है कि इधर में होगा एग्रीगेट डिमांड और इधर में तुम्हारा इनकम यानी जीडीपी या एनआई या कुछ भी। ठीक उसके नीचे तुमको एक डायग्राम बनाना है जहां इंटरेस्ट रेट और जीडीपी का कॉम्बिनेशन का बात होगा, यानी तुम्हारा आईएएस कर्व। तो ये कर्व तुम्हारा डेराइव होता है इस कर्व और इस कर्व की मदद से। पहला ये जो कर्व नंबर 1 और ये कर्व नंबर 2, इन दोनों की मदद से आईएएस कर्व डेराइव होगा। सर कैसे होगा जरा बताइए। रुको हम एक सेकंड हमको दो खाली, हम ये पूरा लिखा हुआ बात मिटाते हैं, फिर यहीं बना के दिखाते हैं। और एग्जाम में भी आपको ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन क्या करना है वो भी लिख दिया नीचे में, और वो भी हम आपको इलस्ट्रेट कर देगा पहले, लेकिन डायग्राम बना कैसे वो जरा समझ लो। यहाँ पर वो सब क्या बोले, कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है ना ये डेरिवेशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेरिवेटिव, हाँ नहीं एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल पार्ट का माथा बच्ची नहीं।
तो देखो हम तुमको यहाँ डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बियर करना, मेरा हैंडराइटिंग इस लैपटॉप के ऊपर पैड पे उतना अच्छा नहीं है, कॉपी में बनाना होता हम देखो अच्छे से बनाया बट यहाँ दिक्कत होता है, वो तो कोई ठीक बात है, नहीं। ठीक है, माफी करो। हाँ थैंक यू माफ करने के लिए। सर माउस से कर रहे हैं नहीं मेरे पास एक है ना वो पैड है, मतलब राइटिंग पैड। तब सब ठीक है सर, यार, मतलब मेरे से कभी माउस से नहीं तो है। सर करते रह यार, मेरे जाते। से कभी नहीं, हम जब पढ़ता था माउस से लिखता था। बाबा मेरे से नहीं होता। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो ये तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड है, ये तुम्हारा यहाँ पे नीचे में इनकम का लाइन है, जिसको तुम जीडीपी बोलो, इनकम बोलो, जो बोलो। और ये मेन जो कर्व अब हम पहले बना रहे हैं, ये तुम्हारा बात करता है इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का। तो एक बात सोचो, तुम्हारा अगर देश में इंटरेस्ट रेट आ रहा है, मान लो 10% है, इंटरेस्ट रेट इतने हैं, तो एक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा उस देश में। अब अगर इंटरेस्ट रेट अगर तुम्हारा कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा ना, अभी पीछे पड़ के आए थे, हाँ हाँ, रेट कम होगा तो Yes, इंटरेस्ट बढ़ sir. जाएगा। इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जी सर, एकदम। हाँ हाँ तो देखो ये, यानी ये कर्व ये बना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप ऐसा बना, डाउनवर्ड जी स्लोपिंग। सर, नेगेटिव। हाँ हाँ अब देखो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो देश के इनकम पे क्या असर होगा? तो इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ये इनकम का लाइन ड्रॉ होगा। और इनकम का, अगर इनकम बढ़ने लगता है तो तुम्हारा एग्रीगेट कंजम्पशन यानी खर्चे पे क्या असर पड़ता है? वो भी बढ़ता है, ऑब्वियसली। है ना? तुम ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा खर्चा करते हो। जी सर, एकदम। हाँ तो देखो तुम्हारा खर्चा भी बढ़ा, तो यानी इनकम और खर्चे का ये आपस में एक लिंक है, जो तुम्हारा अभी वाई इनकम है। अब देखो कोई रीजन से सोचो, कोई रीजन से, ठीक है, कि हमारा अगर मान लो, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती हो, कोई रीजन से क्यों है, रीजन अपने पास, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मेरा इनकम और बढ़ गया, और मेरा खर्चा भी बढ़ा, मेरा कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो कंजम्पशन बढ़ने के कारण ये दोनों आपस में यहां कट कर रहा है, मतलब ये नया इनकम का पॉइंट बन गया, Y1। हाँ Y1। और अभी हम लोग पीछे बात करते हुए आए थे कि इंटरेस्ट बढ़ने से, इनकम बढ़ने से देश का जीडीपी भी बढ़ता है। जी सर, तो ये देखो ये पहला पॉइंट यहां आ रहा था, और तुम्हारा ये इंटरेस्ट रेट का लाइन तो ये फिक्स, अगर ये इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है तो यही इंटरेस्ट तो तुम्हारे देश में चलेगा। चेंज कीजिए सर, कलर चेंज कीजिए, एक ही ब्लू में मत लिखिए, प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, रुको, बार बार हम कलर, इसमें से बड़ा दिक्कत वाला बात है, हम इतना हैबिचुएटेड नहीं है ना इसको। एक मिनट रुको, इसको पहले मिटाते हैं, हम थोड़ा जगह ढूंढते हैं बनाने का। या वन नोट खोल लीजिए अलग से। वन नोट अलग से खोल सर एक तो, वाइट पेज ही ले लीजिए, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कहाँ लें, बात तो ये दिक्कत हो रहा है यहाँ तो वही तो बोल MS रहे हैं हम। MS वर्ड। पे। MS वर्ड लेके हम उस पे ये पैड काम नहीं करेगा मेरा। ओ वन नोट सबसे बढ़िया है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी का लाइन है, ये मेरा इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का लाइन है। जब मेरा इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरा एक इनकम है वाई, तो इनकम मेरा, ये इनकम का लाइन यहां ड्रॉ हो गया, मतलब ये अगर इनकम का ये लाइन है तो कंजम्पशन का ये लाइन होता है, तो यहां पर मेरा इनकम है। अब देखो एक चीज, जब मेरा इंटरेस्ट रेट जो भी मार्केट में है वही मेरा फर्म भी फॉलो करता होगा, तो ये मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, ये इसमें भी इंटरेस्ट रेट डॉट डॉट में यही इंटरेस्ट का रेट आ रहा है, और यहां पर ये मेरा इनकम का लाइन मीट हो रहा है, इनकम का लाइन नीचे आ रहा है। अब हम कलर चेंज करते हैं, वो हाईलाइटेड है सर, वो नहीं, ड्रॉ में कीजिए। अच्छा सॉरी, चलो अब देखो एक चीज, मेरा इंटरेस्ट रेट गिरा तो मेरा इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सॉरी, इंटरेस्ट रेट गिरा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मेरा इनकम भी बढ़ा, और मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा। तो अब मेरा ये जो इनकम का लाइन और कंजम्पशन का लाइन है, ये नया मीट यहां कर रहा है, मतलब मेरा इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ा तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहां इसी लाइन से नीचे आएगा। जी सर।
तो अब एक चीज, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट रेट गिरा तो नया इंटरेस्ट रेट यहां बना, तो ये कर्व देखो कैसे आया। तो यानी तुम्हारा ये बोलने का बात है कि इंटरेस्ट बढ़ा तो तुम्हारा देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो देश का इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा अगर तो ओवरऑल तुम्हारे देश का जीडीपी भी बढ़ा। तो इंटरेस्ट बढ़ने से, इंटरेस्ट गिरने से देश का जीडीपी बढ़ता है, इनकम गिरने, इंटरेस्ट रेट गिरने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने से देश का जीडीपी बढ़ता है। यानी अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट गिरने से देश का जीडीपी बढ़ रहा है। तो इस कॉलम पे अगर इंटरेस्ट है और इस कॉलम पे अगर देश का जीडीपी है, तो यानी ये कर्व कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये देखो आईएस कर्व यही तो है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो तुमको यहाँ पे एग्जाम में क्या करना होगा, तुमको एग्जाम में पहले एक इंटरेस्ट रेट यहाँ दिखाना होगा, अब गौर से देखना, और तुमको यहाँ पे एक इनकम दिखाना होगा। अब तुमको दिखाना होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट गिरा तो तुम्हारा देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो तुम्हारा नया एक्सपेंडिचर लाइन ड्रॉ हो गया, नया एक्सपेंडिचर बढ़ के यहां कर टच कर रहा है तो नया इक्विलिब्रियम बन गया। नया इक्विलिब्रियम बनने के कारण ये इनकम अल्टीमेटली यहां आ रहा है, इंटरेस्ट रेट के यहां से दोबारा टच कर रहा है ये इंटरेस्ट के लाइन को, पहले इंटरेस्ट के लाइन को यहां टच कर रहा था ये इनकम जो आ रहा था, ये जो इनकम का लाइन आ रहा था पहले इंटरेस्ट को यहां टच कर रहा था, अब इंटरेस्ट की लाइन को यहां टच कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट जोड़ के जो कर्व बन रहा है वो आईएस कर्व बन रहा है। आईएस कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो तुम आईएस कर्व बनाए थे ये कैसे बना, ये रहा। तो तुमको एग्जाम में क्या करना है, पहले ऊपर एक बनाना इनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और जीडीपी के लेके कर्व, और ये दिखाना कि ये तुम्हारा इनकम है और ये तुम्हारा पहले कंजम्पशन था, अब नया कंजम्पशन। एक मतलब सर वो आईएस कर्व में वेरियस टाइप का पॉइंट जो आएगा, हाँ वही ज्वाइन करने से जो कर्व आएगा वही आईएस कर्व एकदम। तो आईएस कर्व बना कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर दिया एग्जाम में लिखने के लिए, हम समरी चार्ट बना दिया, तुमको लैंग्वेज में लिखना है कि एज इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एज इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ जब आर से R1 या R2 हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। सो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। और एक बात हम बार बार बोला था, यहां पे इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, यानी तुम्हारा सेविंग भी बढ़ेगा। तो आईएस कर्व यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो तुमको एग्जाम में ये 3 डायग्राम बनाना है और तुमको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जब घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, देश का जीडीपी बढ़ता है। और फिर उल्टा भी बोल के आना एक पैराग्राफ में, देखो हम यहाँ पे वाइसे वर्सा लिख दिए, तुम वाइसे वर्सा मत लिख के आना। तुम पहला एक पैराग्राफ बनाना जिसमें बोलना इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंटरेस्ट गिरने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे देश का जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ने से लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन जब बढ़ता है तो नया इनकम का इक्विलिब्रियम ड्रॉ हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम ड्रॉ हो रहा है तो तुम्हारा एक पॉइंट आया। फिर तुम पैराग्राफ चेंज करना, अब उल्टा बोलना कि जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो देश का जीडीपी गिरेगा, जीडीपी गिरेगा मतलब इनकम गिरेगा। हाँ तो यानी अल्टीमेटली रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का आपस में रिश्ता कैसा है। इंटरेस्ट गिरने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट गिरता है और जीडीपी गिर जाता है। तो आपस में रिश्ता कैसा हो रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। हाँ, और तो नेगेटिव रिलेशन तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा सर, बोल रहे हैं कि मार्केट के फैक्टर के लिए, मतलब कौन सा फैक्टर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा गिरता है और इंक्रीज होता है, मार्केट के कौन सा फैक्टर के लिए? आप पहले में बोले ना वो वाला, वो समझ में नहीं आया। वापस बोलो दोबारा तुम्हारा क्वेश्चन। एक बार फर्स्ट पेज में जाइए। गए आ गया। देखिए वो जो लिखा है ना, एमएस इंक्रीजेस इंटरेस्ट डिक्रीजेस, वो एमएस मतलब क्या होता है? मतलब मनी market में सप्लाई, क्या होता मनी है? सप्लाई।
अच्छा मनी सप्लाई अच्छा मार्केट हो जाता मतलब अच्छा अच्छा मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट गिरता है। ये बात एलएम मॉडल में आएगा। अभी जब आईएएस मॉडल समझा रहे हैं, यहाँ मनी सप्लाई और मनी डिमांड का बात ही नहीं करना है, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बात करना है। हम बार बार इसीलिए डेफिनेशन में एक बात लिख के बार बार बोल रहा है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट और जीडीपी का इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं जब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्वल है। अभी हम आईएएस मॉडल में एलएम का बात ही नहीं कर रहे हैं, मनी सप्लाई या मनी डिमांड का बात नहीं कर रहे हैं। ये एग्जाम में कैसे लिखना है सबको क्लियर है? पवित्रों को क्लियर है क्योंकि पवित्र ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है इसको कहीं पे, बट हम बाकी लोगों को पूछ रहे हैं एग्जाम में क्या करके आना है, क्लियर है आपको? जी सर। यस सर। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है हमको तो। देख हम थोड़ा सा अगर हमको ना जगह वाला बात, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, अब हम शेयर दूसरा करने जाएगा तो भी दिक्कत। सर इतना कितना डायग्राम आ गया सर? बाबू अलग अलग टॉपिक चलेगा ना, अलग अलग टॉपिक। ऐसे तो सर हम 20 दिन तक तो डायग्राम ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे। यहाँ देखो जगह, यहाँ देखो, ये तुम्हारा एग्रीगेट यार सर वहां तक समझ में आ गया जहाँ पे लाइन बनता है। हाँ नहीं, हम दूसरा कुछ दिखा रहे हैं। ये देखो, ये तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनाओगे, यहाँ नीचे बनाओगे जहाँ इंटरेस्ट और जीडीपी का बात हो रहा है जिससे आईएएस कर्व बनेगा, और यहाँ बनाओगे तुम एक जहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप दिखाना। अब पहले बोलना अगर इंटरेस्ट का एक रेट है तो तुम्हारा इतना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर और ये तुम्हारा इनकम का लाइन बढ़ रहा है और ये तुम्हारा कंजम्पशन का लाइन बढ़ रहा है। ये तुम्हारा एक इनकम का पॉइंट हुआ, यहाँ पे इनकम दिखाना और यहाँ पर तुरंत एक पॉइंट लाना और इन दोनों पॉइंट को यहाँ लाके ज्वाइन कर देना। ये एक पॉइंट बन गया तुम्हारा। यहां तक दिक्कत नहीं? दिव्यम दिव्यम यस यस यहां तक ठीक है? हाँ। अब बस क्या करना, एक बार ना इंटरेस्ट को बढ़ाना और एक बार इंटरेस्ट को गिराना है। पहले इंटरेस्ट को गिराते हैं, देख इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यस। और फिर यही नया इंटरेस्ट का रेट यहां भी जाके जुड़ जाएगा। वैसे ही जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा तो तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये दोनों यहां टच हो रहा है ना, तो यहां से नया इनकम का एक लाइन जोड़ दो Y2 और इसको लाके यहां कनेक्ट कर दो इसके साथ, तो अपने आप ही एक कर्व बन गया ना। वैसे ही अगर तुम इंटरेस्ट को बढ़ाता तो इंटरेस्ट को बढ़ाता तो इनकम इन्वेस्टमेंट कम हो जाता, तो यहां लाके इस लाइन को ज्वाइन कर दो। अगर ये कम हो जाता तो कंजम्पशन गिर जाता, तो ये यहां टच हो रहा है तो यहां से लाके ज्वाइन कर दो। तो अल्टीमेटली देखो ये कर्व बन रहा है ना। एक बार इंटरेस्ट को बढ़ा, एक बार इंटरेस्ट को घटा और ज्वाइन करवा दे। और एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा है। हाँ, और एक्सप्लेनेशन में तुम खाली ये वाला बात लिख के आ जाना कि इंटरेस्ट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इनकम बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, और फिर उल्टा इंटरेस्ट गिरे तो इंटरेस्ट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो जीडीपी गिरेगा, देश का इनकम गिरेगा। यानी आपस में रिश्ता नेगेटिव है, इसलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक, अब आता है इसका सेकंड टॉपिक, आज के लिए आखिरी पॉइंट, शिफ्ट ऑफ आईएएस कर्व कैसे होगा। अब तुम लोग याद करो, जब डिमांड चैप्टर पढ़ते थे तो बोलते थे ना प्राइस के घटने बढ़ने से हो तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन अदर फैक्टर के घटने बढ़ने से हो तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, इंटरेस्ट के घटने बढ़ने से जो हो उसको तो तुम मूवमेंट बोला, लेकिन अदर फैक्टर के घटने बढ़ने से होगा शिफ्ट बोलेंगे यहां पे। तो देखो इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर चेंजेस। अब यहां अदर फैक्टर क्या बोला, तुम्हारा बिजनेस का टैक्सेस, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का सेविंग का स्पीड, ज्यादा सेव करने लग जाए कंज्यूमर, या फिर चेंज इन एक्सपोर्ट, अचानक ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग जाए देश में। तो देखो टैक्स बढ़ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस बढ़ना, कंज्यूमर का सेविंग बढ़ना और एक्सपोर्ट बढ़ना, ये फैक्टर वो अदर फैक्टर है जिसके कारण आईएएस कर्व जो है ना वो मूव नहीं होता, शिफ्ट होता है। ये तुम्हारा जो आईएएस कर्व है ये नया बन जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वही है। अब जहां जहां वो इनकम का लाइन आगे टच कर रहा है
नया नया आईएएस कर्व ड्रॉ होता जाएगा। देखो जैसे हम तुमको यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाएंगे अभी। पहले इन फैक्टर में क्या इफेक्ट आएगा वो पढ़ लेते हैं हम। देखो एक एक के बारे में लिख दिया। हम 4 ऊपर एग्जांपल दिया ना, 4 पॉइंट दिया था। बिजनेस टैक्सेस, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का सेविंग और नेट एक्सपोर्ट। तो देखो हम लिखा हम यहाँ पे टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डीमोटिवेट होगा। अगर कमाई कम होगा तो तुम वो बिजनेस करना चाहोगे क्या? नहीं, नहीं सर। तो तुम डीमोटिवेटेड होगे तो इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो देश में एग्रीगेट डिमांड भी यानी इनकम भी कम हो जाएगा। तो आईएएस कर्व किधर शिफ्ट होगा? अगर ये तुम्हारा आईएएस कर्व है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, घटेगा। ये अगर है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, घटेगा। वैसे ही अगर उल्टा बोल देते अब टैक्सेस कम होगा तो एग्जाम में अगर आएगा तो बोलेगा शिफ्ट समझाओ, तो आपको एक एक पैराग्राफ में एक बार इंक्रीजेस टैक्सेस, एक बार डिक्रीज टैक्स बढ़ते हुए 2-4 लाइन लिखनी है। अब आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ाए, गवर्नमेंट खर्चा करेगा मतलब क्या? गवर्नमेंट अपना परचेजिंग बढ़ाएगा। गवर्नमेंट ज्यादा सीमेंट खरीदेगा रेलवे ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। गवर्नमेंट ज्यादा अनाज खरीदेगा गरीबों में बांटने के लिए। तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो देश में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो आईएएस कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड। तो देखो ये एग्रीगेट डिमांड से पूरा कनेक्शन है। एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो तुम्हारा आईएएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और एग्रीगेट डिमांड गिरे तो तुम्हारा आईएएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं कंज्यूमर सेविंग। अगर लोग ज्यादा सेविंग करने लग जाए तो यानी कंजम्पशन क्या कर रहे हैं वो लोग? खर्चा क्या करेंगे? कम। जी। तुम जितना कमा रहे हो ना, तुम ज्यादा बचाने का कोशिश कर रहे हो। तुम अपने सेविंग का रेट यानी सेविंग का परसेंटेज बढ़ा दिए। तुम पहले 100 रुपया कमाते थे, 20% बचाते थे। अब तुम 100 रुपया कमाते हो, 40% या 30% बचाने का सोचते हो। तो तुम्हारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एक्सपेंस कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? गिरेगा। आईएएस भी गिर जाएगा। तो आईएएस भी गिर जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट। अगर अचानक देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आईएएस राइट होगा। एग्रीगेट आईएएस राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उल्टा, हर एक में उल्टा लिखना है। फिर जैसे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम हो जाए तो क्या होगा? अगर कंज्यूमर का सेविंग रेट गिर जाए तो क्या होगा? और अगर नेट एक्सपोर्ट गिर जाए यानी इंपोर्ट बढ़ जाए तो क्या होगा? यहां पे लिख दिया वाइस वर्सा इन ऑल केसेस। तो ये तुमको शिफ्ट बताना है। तुम डायग्रामेटिकली कैसे बताओगे? देखो उसको भी बता देते हैं। बहुत गलती हो गई, इसका पीडीएफ में यही प्रॉब्लम कर गया। हाँ, यहां जगह ये मेरा एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी का कर्व है, और ये मेरा आईएएस का कर्व है यानी इंटरेस्ट, और यहां पे क्या होगा? जीडीपी। इंटरेस्ट तो यहां फिक्स रखे है ना, शिफ्ट में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट विल नॉट चेंज। हाँ सर। तो अब अगर ये तुम्हारा इनकम का लाइन है और ये तुम्हारा कंजम्पशन का लाइन है, तो यहाँ पे तुम्हारा वो वाई ड्रॉ हो रहा था। इनकम पहले यहाँ था, तो यहाँ पे एक आईएएस कर्व बन रहा था जहां दोनों कट कर रहे थे। जी सर। 1 मिनट। हाँ सही है। हाँ, ये नहीं, वो ठीक से बना नहीं था, ये बन रहा था। अब अगर बाकी फैक्टर बदल रहे हैं, हम लोग हर एक को कहाँ इंपैक्ट किए थे बेटा? सारा का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हो रहा था? एग्रीगेट डिमांड पे। और एग्रीगेट डिमांड यानी कंजम्पशन का लाइन को तो एग्रीगेट डिमांड बोलते हो, इसको तो एग्रीगेट सेविंग का लाइन बोलते हो ना। जी सर। तो अगर तुम्हारा कंजम्पशन का लाइन चेंज हो जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, तो ये यहां टच कर रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम। तो नया इक्विलिब्रियम यहां बनेगा। तो ये आईएएस कर्व क्या हो गया? राइट। देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो आईएएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। वैसे अगर मान लो तुम्हारा कंजम्पशन का लाइन गिर जाता तो आईएएस कर्व यहां टच कर रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो हम पहले तुमको चारों से ये समझाया कि कब आईएएस बढ़ेगा, कब आईएएस गिरेगा।
और फिर हम तुमको डायग्रामेटिकली दिखा दिया एग्जाम में कैसे बना के आना है। और ये इस तरीके से हम चार्ट जानबूझ के बनाया। इसका लैंग्वेज तो बेटा आप लोग लिख ही सकते हो कि टैक्सेस बढ़ेगा तो देश में प्रॉफिट यानी इनकम गिरने लगेगा, इनकम गिरेगा तो बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा, यानी आईएएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब उल्टा बोल दोगे एक पैराग्राफ बना के, तो एग्जाम में कई बार ना आपको एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करने बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस टैक्सेस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आईएएस कर्व। तो तुमको 2 पैराग्राफ बना के लिखना है, 2 बार डायग्राम बनाना है। एक बार राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बना देना, एक बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बना देना। तो आईएएस मॉडल क्लियर है? यस सर, जी सर। Yes, sir. तो एग्जाम में ये 3 ही क्वेश्चन आईएएस मॉडल से पूछता है। मीनिंग बताओ, डायग्रामेटिकली डेरिवेशन बताओ और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो और शिफ्ट बताओ। तो